सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कश्मीर इलेक्शन में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 25 नशिस्तों के साथ इस वक्त पहले नंबर पर जमात है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी पोजीशन पर हुक्मरान जमात कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम नून है, जो सबसे कम नशिस्तें हासिल कर पाई इन तीन बड़ी जमातों में। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की भी एक एक नशिस्त है। आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे और सिंध के अंदर जो कोविड की सूरत हाल है जिसके बाद इस वक्त सख्त तरीन लॉकडाउन जो है गया है, उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर देते चलें, कराची के साहिल पर बहरी जहाज़ जो फंसा हुआ है चंद दिन से, उसको अब निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, अब किस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ तो इसमें तेल बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। क्या पहले वो निकाला जाएगा, फिर जहाज़ निकाला जाएगा? क्या तरीकाकार किया जा रहा है? शिप को ताहाल जो है वो रेस्क्यू करने का अमल जो है वो उसका प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो बताया गया था माहिरीन की जानिब से कि जो है वो अब तक यहाँ पर टैक्स जो है वो पहुँचनी है। कुछ दूर हमें अगर मेरे कह सकें जो है वो अब से कुछ देर कबल जब जो स्पेसिफाइड टाइम बताया गया था कि 12:30 से लेकर 1:45 तक जो इसमें स्पेसिफिक टाइम है जिसमें जो है वो लहरें बहुत ऊंची सतह पर होंगी और उसको जहाज़ को पीछे धकेलने में जो है वो मुआविन साबित होंगी। तमाम जब टैक्स हमें दिखाई दी लेकिन वो नज़रों से ओझल हो चुकी हैं और गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो शायद आज ना हो सके। लेकिन अब तक जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सका है और माहिरीन के मुताबिक अब इसको देखना है कि जो चेयरमैन KPT हैं उन्होंने भी जो है वो मीडिया से जो है वो बाकायदा बात करनी है, वो इस हवाले से क्या लाएमल तरतीब देते हैं और इस जो जहाज़ को जो है वो पानी में। ठीक है, कफील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कफील, अभी तक जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है और इसको निकालने का अमल शुरू नहीं हो पाया। हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की जानिब और बात करेंगे कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक। कश्मीर इलेक्शन में कुछ देर पहले अब्दुल रशीद सलैरिया साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। उन्होंने बताया कि किस जमात ने कितने वोट भी लिए हैं। साथ ही साथ टर्न आउट के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया कि 58% जो है वो इस बार टर्न आउट रहा है। पिछले इलेक्शन जो 2016 में थे उसमें 62% से भी ज़्यादा ये टर्न आउट रहा था। खासा पुरजोश किस्म का ये इलेक्शन था, बड़े जलसे किए गए, तमाम सियासी जमातों की जानिब से बड़े बड़े दावे भी किए गए। लेकिन जब नताइज आए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि जब भी हुकूमत में जो जमात इस्लामाबाद में होती है उसके नताइज ही उसकी जानिब ही झुकाव होता है। कश्मीर के अंदर इलेक्शन में उसकी मिसाल बहुत पीछे नहीं, हम सिर्फ 2011 में चलते हैं कि 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ फतह हासिल हुई क्योंकि 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में हुकूमत कर रही थी। इसी तरह 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आई तो 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो उस वक्त बनाई गई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से टूट कर, बहुत सारे जो बड़े रहनुमा उन्होंने वहाँ किया और फिर वहाँ क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आई मुस्लिम नून। 2016 के इंतखाबात में राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म बने और अब 2018 में जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो मुजफ्फराबाद के रिज़ल्ट्स जो हैं, यानी कि कश्मीर के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइजिंगली बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है कि 11 नशिस्तें हासिल की हैं, जो 2011 में हुक्मरान थी, फिर 3 नशिस्तों पर आकर 2016 में रुकी, लेकिन उसके बाद अब फिर कम बैक करते हुए 2021 का इलेक्शन है उसमें 11 नशिस्तें हासिल कर पाई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा कि वो बिल्कुल भी इन नताइज को तस्लीम नहीं कर रही हैं। ये भी रात को उन्होंने ट्वीट अपना किया। लेकिन अभी अब्दुल रशीद सलैरिया साहब ने कहा कि किसी ने कोई दरख्वास्त धांधली के हवाले से सियासी जमात ने नहीं दी है। हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मौक़िफ़ लेंगे कि जो जीत हुई है, जो हार हुई है, उस पर। राना साहब, कल पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो
वर्कर्स थे जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे इलेक्शन में जो नताइज आए वो उसके बड़े बरक्स थे। और राजा फारूक हैदर साहब एक नशिस्त जो है वो हार गए, अपनी आबाई नशिस्त जो है उनकी वो सिर्फ 500 वोटों से वो जीत पाए हैं। और उनके मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं मैं ये जो रिज़ल्ट को वो भी नहीं मान रहा, उसको भी वो चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए सेटबैक है आप समझते हैं ये इलेक्शन, या ये वही रिवायत है जो इस्लामाबाद से हुकूमत होती है वही मुजफ्फराबाद की हुकूमत बन पाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ जो आप अपने इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। मैं मुदस्सिर साहब अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ जिनकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है आलमोस्ट इस्लामाबाद की हुकूमत वही बनाते हैं, लेकिन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जिसकी सूबे में हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शन भी वही जीतते हैं। तो फिर आपके सामने तारीख गवाह है कि ज़िमनी इलेक्शन जब दस्के में होता है तो धुंध छा जाती है, और धुंध के दौरान सिर्फ मैं समझता हूँ वोट चोरी नहीं किया जाता, वोटिंग का अमला प्रिजाइडिंग अफसर समेत बॉक्स भी माशाल्लाह इस बादशाह सलामत के दौर में उठा लिए जाते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेता है। लेकिन आज तक किसी को पूछा नहीं गया कि वो 23 प्रिजाइडिंग अफसर किसके डेरे पे थे और क्या कर रहे थे, किसने अगवा किया था, नॉट एट ऑल। उसके बाद आप देखें कि मैं समझता हूँ कि जो मानसरे वाली सीट थी उस पर रिजल्ट क्या आया, फिर सर कश्मीर में धुंध छाई है या बक्से चोरी हुए हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूं नहीं, ये इमरान नियाजी साहब जो हमेशा फिक्स मैच खेलने के ही आदी हैं, और वो जब अमेरिका से आए थे तो रात को खुतबा दिया कि 1992 वाला एक वर्ल्ड कप था और एक आज जीत के आ गया हूं, तो वो 721 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हुए, और ये जुमे के रोज़ उनके लिए आवाज़ उठाते थे फिर सो गए। ये किस मुंह से कश्मीरी इनको वोट दें? ये वोट चोरी किया गया, ये वोट चुराया गया। जो गैल्फ सर्वे इन्होंने खुद बनवाया था, मैं समझता हूं कि ये प्लानिंग थी। मुदस्सिर साहब, इनका वही 5वां नंबर है जो कराची में फैसल वावडा वाली सीट पर इनको मिला। उधर भी तो फेडरल गवर्नमेंट इनकी, गवर्नर इनका, प्रेसिडेंट इनका, फैसल वावडा ने वो सीट छोड़ी और 5वें नंबर पे आई है पीटीआई कराची में। और जैसे डस्का में पहले वोट चोरी किया, बाद में असल रिजल्ट आया। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि कश्मीरियों ने जलसे करके मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। कोई माने या ना माने, हमें इन सीटों से कोई गर्ज नहीं, हमें कश्मीरियों का प्यार चाहिए। और जो कश्मीरियों को प्यार नवाज शरीफ ने दिया था, बुरहान वानी की शहादत से लेकर आज तक जो मुस्लिम लीग राना साहब आप कह रहे हैं जलसों में प्यार दे दिया, लेकिन वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान साहब ये फरमा रहे थे गुज़श्ता रात, उन्होंने कहा कि कश्मीरी कौम जो है वो तकरीबन 200-250 साल से ग़ुलामी में रही है और इनको ग़ुलामी में रहना पसंद है। वो तो हमारे साथ कल उन्होंने प्रोग्राम में 4 बजे ये जब हमारा उनसे सवाल था बैसे थे वज़ीर आज़म आप मुतमईन हैं इलेक्शन में, उन्होंने कहा मुतमईन हूँ। मैंने कहा जी ये 2-4 जगहों पर, उन्होंने कहा 2-4 पोलिंग स्टेशन पर ये मामला हुआ है, 45 सीटें हैं, हज़ारों पोलिंग स्टेशन हैं, बाकी आप देखें कि अमन अमान से हुआ है। जब वो ये सारी चीज़ें वो तस्लीम कर रहे हैं, पंजाब में बैठी हुई, पाकिस्तान में बैठी हुई मुस्लिम नून की क़यादत इन रिजल्ट्स को तस्लीम क्यों नहीं कर रही है? मुश्ताक मिनाज साहब हमारे ही दोस्त साथी थे, मेरे सवाल सुने, मुश्ताक मिनाज साहब ने रात गए तकरीबन 2:30-3 बजे मुबारकबाद दे दी जीतने वालों को और सेकंड नंबर वालों को कहा कि आपने बड़ा मुकाबला किया है, हम जो है वो हारे हुए लश्कर में है लेकिन खड़े हुए हैं, यानी उन्होंने तस्लीम कर लिया, आप नहीं तस्लीम कर लें सर। मुदस्सिर साहब मैं आपके मौक़िफ़ को सुन रहा हूं, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कश्मीरी इनको किस लिए वोट देते? जो आटा महंगा पंजाब में वो कश्मीर में महंगा,
जो पेट्रोल पे डाका मारा 1 महीने में 10 रुपए, वही पेट्रोल कश्मीर में 120 रुपए का मिल रहा है। और जो रोटी यहाँ पर 6 रुपए की थी वो 15 रुपए की होगी। कश्मीरी वोट देते किस बना पर इनको? ये प्री प्लान हुआ है, ये एक साजिश है। जो 25 जुलाई 2018 को डाका मारा गया, ये राणा साहब कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि वोट क्यों देते हैं, लेकिन ये जो वोट आए हैं ये वोट की समझ नहीं आ रही है। मेरे पास फहरिस्त है कि 6,13,590 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन, मुस्लिम नून ने 4,91,091 वोट हासिल किए हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 3,49,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 1,53,000 वोट जो है उन्होंने भी हासिल किए हैं। तो ये फिर वोट कहां से आए हैं? राणा साहब कह रहे हैं कि क्यों वोट देते? नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मैं राणा साहब आप आते मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौकिफ ले ले। आधा मिनट आप भी हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने कहा कि ये मिनिस्टर शहद वाले को निकाल दिया जाए जी, वो नहीं निकलते और निकलने की बजाय सही हो गया, बिल्कुल सही है जो आप बात कर रहे हैं वो उस पे तो हुकूमती मशीनरी 100% है, हुकूमती हेलीकॉप्टर 100% असर के वो नहीं निकले हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब से, राणा साहब नदीम कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, इस वक्त जो है आपकी जमात जीत गई है, 25 नशिस्तें भी हासिल कर ली हैं, तो क्या आप इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल कर ली, मुस्लिम नून कि जो लीडरशिप है वो नताइज तस्लीम नहीं कर रही है, वो करें धांधली भी हो गई, यहाँ से चीज़ें मैनेज कर ली गई हैं, तो नताइज तो वो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं इनको? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मुदस्सिर, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नताइज तस्लीम करे या ना करे। पहला सवाल तो मैं ये करता हूँ पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, 85 से लेकर आज तक कोई ऐसा इंतखाब जिसमें उनको शिकस्त हुई हो और उन्होंने उसके नताइज को तस्लीम किया हो, आप मुझे बता दें, राना साहब बता दें। अच्छा, ये चीखना चिल्लाना धाड़ना शोर मचाना, इससे लोग मुतासिर नहीं होते। कश्मीर के इंतखाब में एक नई चीज सामने आई है। वो चीज सामने ये आई है कि लोगों ने अब नेशनल इश्यूज पर वोट दिए हैं। आपने जैसे फिगर्स दी है, लोगों ने PMLN को भी वोट दिए हैं, लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी वोट दिए हैं, जमात इस्लामी को भी वोट दिए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस मौकिफ को इंडोर्समेंट मिली है सिलेक्शन में, जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लोगों पर होने वाले मजालिम के हवाले से पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड किया। यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर बड़ी जुर्रत से ये कहा, बड़े गैर रिवायती अंदाज में, कि दुनिया अगर समझती है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिकल मंडी है तो पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है। अगर खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मजालिम होते रहे तो ये ना हो कि सब कॉन्टिनेंट अमन की बजाय किसी और तरफ चला जाए और फिर ना इकोनॉमिकल मंडी रहेगी और ना हिंदुस्तान रहेगा। ये कोई आम बात नहीं है। इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम अब मकबूजा कश्मीर पे मुस्तकिल होने वाले जबरो इस्तबदाद के खिलाफ एक नुक्ते पर खड़ी है कि हमारी इस पर ना पॉलिटिक्स है, ये हमारा नेशनल एजेंडा है, हमारी जिंदगी मौत का मसला है। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर बड़ा खुशाइन समझता हूँ, और जिन लोगों की नजर है पाकिस्तानी हालात पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब आने वाले दिनों में नाली बनाने पर, टफ टाई लगाने पर, गली कूचे में स्ट्रीट टाई लगाने पर वोट नहीं मिलेंगे। इनकी बड़ी है म्यूनिसिपल सर्विस की, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अब नेशनल इश्यूज पर अपनी कौम वोट देने की तरफ जा रही है। PMLN लोग की लीडरशिप कैसे बर्दाश्त करेगी? इन्होंने तो एक मोटरवे बनाया और उसके बाद उसकी मोटरवे पॉलिटिक्स की। पीपल्स पार्टी ने वो एक शहीद मिल गया, उन्होंने उस पर पॉलिटिक्स की। अब लोग ये देख रहे हैं, वो लोग लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनका पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज हैं, उन पर मौक़िफ़ क्या है। मैं समझता हूँ कल के इंतखाब में कश्मीरी बहन भाइयों ने अपने वोट से इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी है। सही पूरी दुनिया को पैगाम है, दुनिया की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को पैगाम दिया है, हिंदुस्तान को पैगाम दिया है। मकबूजा कश्मीर, बटग्राम, लद्दाख, श्रीनगर में हमारे जो नेता बहन भाई वहाँ इस्तबदाल बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान की पुष्ट पर खड़ी है। पाकिस्तानी कौम देखे ना कितना बड़ा हालात संजीदगी है। कि अभी तो कहा जा रहा था कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आए, ये उस पर नहीं आते। अभी जब ये 2-4 एक ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं तो ये बगले बजाते थे
कि जी नवाज शरीफ का बयानिया लोगों ने उसको कबूल कर लिया। जब नताइज इनकी मर्जी के खिलाफ आते हैं, ये फौरन उसी ऑटो पे, इनका ऑटो सिस्टम है, ऑटो पे चलते हैं, ये मर्जी के फैसले अदालतों से चलें आते अब सर हैं, देखते हैं अदालतें सियालकोट हैं। वाले इलेक्शन में और भी अब इनके यही खिलाफ मामला होगा। फैसले 10 आते का हैं। सियालकोट एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मैं जी, शामिल मतलब गुफ्तगू सर, करूँगा। मतलब मैं सर सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार अमजद यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सरदार साहब 11 नशिस्तें जीती हैं आपकी जमात ने आज़ाद कश्मीर में, लेकिन हैरान कुन जो मैं रिजल्ट्स की तफसील देख रहा था उसमें 10 नशिस्तें जो हैं वो आपकी यहाँ से आज़ाद कश्मीर से हैं, बाकी वैली की एक नशिस्त आपने हासिल की है। तो उस मार्जिन में जो कश्मीर के अंदर नशिस्तें हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी जमात हासिल कर पाई है। मरकज़ में आपकी हुकूमत नहीं थी और साबिका हुकूमत भी आप नहीं थे, और ये आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप तवक्को कर रहे थे कश्मीर में, या जो यहाँ ये बात हो रही है पाकिस्तान के हलकों में मीडिया में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा टारगेटेड करके इलेक्शन लड़ा और उन्होंने नशिस्तें मैक्सिमम हासिल कर ली हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इन रिजल्ट्स के हवाले से? लेकिन जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें कम से कम 17-18 सीटें हमने जीतनी थी। अच्छा, लेकिन इन्होंने, ये जो लोग जीते हैं, ये तो इनकी हिम्मत है कि ये जीत के, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने सुना होगा कि वो ये इनके एक मिनिस्टर साहब हैं, वो बालू वाले, कश्मीर अफेयर्स वाले, उन्होंने आके यहाँ पे कहा कि 1 करोड़ रुपए में एक वोट लूंगा, और ये मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा हूँ। आप यकीन माने कि जिस तरीके से पीटीआई के कैंडिडेट्स को मरकजी हुकूमत ने पैसे दिए और इन्होंने पैसा तकसीम किया, आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी को दोस्त कश्मीर की बात कर रहे थे, इन्होंने तो हमारी सारी सोसाइटी की फैब्रिक्स को खराब कर दिया है, और अपना ये जी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी भी ये ट्रेड खरीदने की कोशिश की जाए, और मेरी जो इतलात है 10-10 करोड़ प्यार के कैंडिडेट को इन्होंने दिया, और उन्होंने लोगों को पैसे खरीदे। बाकी मैनेजमेंट अलग है, जो बाकी मैनेजमेंट की जो चीफ सेक्रेटरी आईजी के जरिए हुई, वो एक डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो पैसे की तकसीम है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी नफरत थी पीटीआई के खिलाफ और खान साहब के, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हो रहा था तो खान साहब ने ये कहा था कि अगर ये जीतेंगे तो मसला कश्मीर हल होने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि नरेंद्र मोदी के मंशूर में ये बात थी कि मैं आके आर्टिकल 370 भी खत्म करूंगा और 35A भी खत्म करूंगा। तो यहाँ लोग यही समझ रहे थे कि इमरान खान, ये जो वहाँ यूनियन टेरिटरी बनाई है नरेंद्र मोदी ने, इसमें इमरान खान की कंसेंट शामिल है, क्योंकि उनको पता था ये बात है, तो उन्होंने ये बात बोली। इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोग किसी सूरत भी इमरान खान की पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इस दफा पैसे का इस्तेमाल किया, जो बड़ा पैसे के इल्ज़ाम तो आज आप पर भी लगाया जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, कि बोरियों के और ब्रीफ केस के मुंह खोले तब जाकर ये इतना रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। तो एक तो मैं ये चाहूँगा इसकी वजाहत के लिए, दूसरा अगर वो इमरान खान साहब को वोट नहीं देना चाह रहे थे, आपकी जमात थी, तो आपके मद्दे मुकाबले मुस्लिम नून की जमात थी, बड़े क्लोज मार्जिन बहुत जगहों पर आपके और मुस्लिम नून के भी रहे हैं। तो ये मुस्लिम नून की क्या वजह थी कि वो इतनी कम नशिस्तें जीत पाए हैं हुकूमत में होने के बावजूद भी? हुकूमत में होने से जो 5 साल नून के लोग हुकूमत में रहे, हुकूमतों में रह के लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 11 से 16 तक, उसको लोग आज भी याद करते हैं कि आजकल जो 2016 के बाद की हुकूमत थी, उसमें जो हमारी एडीपी थी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बजट होता है, 9 बिलियन होती थी पीपल्स पार्टी के दौर में, और नून लीग में वो 27 बिलियन थी। हमने आज़ाद कश्मीर में उसी बजट में रहते हुए 3 मेडिकल कॉलेजेस, वुमेन यूनिवर्सिटी, बाल, पुंछ यूनिवर्सिटी, मस्त यूनिवर्सिटी, और बहुत सारा हमने एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाया। आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे लाए। इसलिए पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग इस तरह के बड़े काम नहीं कर सकी, इसलिए उनके लिए कोई ज्यादा पब्लिक के अंदर लाइकिंग नहीं थी। लेकिन ये जो पीटीआई है, मुकाबला तो हमारा और नून का था आज़ाद कश्मीर में। पीटीआई तो आप ये समझिए कि
सिर्फ एक ये सारा कुछ बनाया गया है, ये सारा तो फैब्रिकेट किया गया है। अच्छा, तो सर ये अगर फैब्रिकेट है, मैं आपसे सवाल फिर मैं राना साहब से बात करूंगा। सरदार साहब, तो फिर अभी इस्लारिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि किसी ने धांधली के हवाले से कुछ चीज़ नहीं की, तो ये पहले फिर चीज़ें प्लान हो गई हैं कि अवाम वोट दे रही है तो उसमें कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लग रहा, कोई दरख्वास्त नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं हो रही है? नहीं, धांधली मैं आपको बताता हूँ मेरे हल्के में क्या धांधली हुई। जी, मतलब प्रिजाइडिंग अफसर, वो जो स्टाफ होता है पोलिंग स्टाफ, जी, बीच में कहीं ये जो पंजाब कंस्टेबलरी आई हुई थी, इन लोगों ने भी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोशिश की कि वोटर से क्या कि जी इधर मोहर लगाएं, और बाद वोटरों को मोहर लगाई खुद। इस तरह के वाकयात तो बहुत सारी, वो तो इरेगुलरिटीज आएंगी। लेकिन जो बड़ा मेजर जो इशू है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में ये जो रिश्वत वाला कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस कराया आजाद कश्मीर में कि पैसे लेके लोगों को खरीदा जाए। ठीक। और इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो बात मैं कह रहा हूँ जी जी, कि आजाद कश्मीर के हर हल्के में, और स्पेशली मैं अपने हल्के में बताऊं, 10 करोड़ रुपया इन्होंने तकसीम किया है। 10 करोड़ रुपया अच्छा, ये खरीदने के लिए लोगों को। ये बहुत बड़ा रकम है जो आप सिर्फ एक हल्के के हवाले से बात कर रहे हैं। आप आए मेरे हल्के में, आप बॉल की टीम भेजें, सही, मैं आपको इसके एविडेंस दूंगा पूरे। सही, अगर ना दे सका एविडेंस कि 10 करोड़ रुपया, क्योंकि बिलावल भुट्टो का यहाँ जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था अब्बासपुर में, और उसके बाद इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया पैसे तकसीम करने का। अच्छा, ये तो सरदार साहब ये यहाँ चीज़ें हुई हैं। मैं राना अरशद साहब से ब्रेक से पहले एक सवाल, राना साहब हैरान कुन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का गढ़ लाहौर बड़ा शदीद है, बड़ा वोट है, उसके बावजूद मोहिउद्दीन दीवान साहब फिर जीत गए और बड़े भारी मार्जिन से जीते। लाहौर में रहने वाले जम्मू यानी कि वैली की जो सीट के लोग हैं वो भी शेर के निशान पर वोट नहीं डाल सके, वहाँ भी बल्ला जीत गया। यहाँ तो किसी किस्म की फिर वो भी एतराज़ात नहीं हुए और बड़ा यूनानिमसली उन्होंने जीत लिया। क्या वजह है कि लाहौर में भी आप नहीं जीत पाए हैं? मुदस्सर साहब, बात ये है कि पंजाब में हुकूमत किसकी है? सर, पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है, डस्का आप जीत जाते हैं, वजीराबाद आप जीत जाते हैं सर, हुकूमत होने के बावजूद भी। आप मुदस्सर साहब मुझे नहीं, मुदस्सर साहब आपने पॉइंट रेज किया, मैं अर्ज कर रहा हूं, सुबह क्या होता है, हमारे वोटर जो वोटिंग लिस्टें थी, जब मियां मरगूब साहब के साथ ये लोग उलझे हैं, अब जो दीवान साहब हैं वो कुछ 2000 या 2100 तो उनके मुलाजम उन्होंने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। जब ने हम वोटों को चैलेंज किया तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, और 2300 वोट जो हैं उनमें 2100 या 2200 उनके मुलाजम हैं जिनको जो उनका यहाँ रहते ही नहीं है, उनकी एंट्री की गई है। और फिर गुजरांवाला सियालकोट में खुद था, मेरे भाई वहां पर चौधरी इस्माइल जीते हुए थे। सर वही चौधरी इस्माइल साहब जो भारत से मदद मांग रहे थे, वो भारतीय मदद नहीं आन पहुंची है, चौधरी इस्माइल गिर गए। बहरहाल मुझे एक ब्रेक छोटा सा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना साहब आपसे बात भी करते हैं, हमें ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सरकारी पैसा और शायद बड़े बड़े जो नाम थे उन्होंने पैसा जिस तरह से बहाया है, फिर जाकर फतह याब हुई है आपकी जमात। देखिए मुझसे मैं समझता हूँ जी इकबाल साहब, अगर उसके बारे में ना कोई बात कर सकते हैं, और ये अब मेरे लिए बड़ी हैरानी की खबर है कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान सूबे की हुकूमत गिराने में और बड़े बड़े बजाइयों के जी हमने पैसा इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट गिरा दी, और जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा छांगा मांगा की पॉलिटिक्स के जरिए एंट्री दी और फिर हमेशा उसी तौर तरीके को अपनाया। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जी लोगों में पैसा बांटा गया। ये बुनियादी तौर पर कश्मीर के उन वोटरों की भी तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने अपने वोट से एक डिसीजन किया। क्या इनके 4,91,000 वोट जो इनको कास्ट हुए हैं उनको भी पैसा दिया गया? क्या 3 लाख के करीब जो वोट पीपल्स पार्टी ने दिए हैं उनको भी पैसा दिया गया? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौजूदा गवर्नमेंट,
जब इंतखाबी इस्लाहात के लिए इनसे कहती है कि अब आए इंतखाबी इस्लाहात करें, बैठकर बात करते हैं, तो ये उस पर नहीं आते। अब इनके मर्जी के खिलाफ नताइज आना शुरू हो गए हैं। इनकी चीखों पुकारा उस वक्त बढ़ेगी जब सियालकोट का रिजल्ट आएगा। मैं आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूँ, जो मेरे रास्ते जिन लोगों से सियालकोट में, वहाँ हमारे भी दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, हमने भी सारी चीजों को वॉच किया कि 10,000 की लीड से इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे, और उसके बाद ये फिर फौरन उसी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाएंगे, जैसे आपने फरमाया कि कई बाई इलेक्शन ऐसे हुए जो ये जीते हैं, वहां ये फरमाते हैं कि जी नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब हो गया। मतलब इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं है। नदीम साहब, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून का हल्का बड़ा वोट बैंक वहां पर उनका है, आप कह रहे हैं 10,000 की लीड से मुस्लिम नून हार जाएगी। मुदस्सर इकबाल साहब ये नशे में धुत हो गए हैं। मैं राना साहब आता हूँ सियालकोट की भी बात करते हैं, मैं नदीम साहब से सिर्फ ये बात कर लूं, मैं आता हूँ सर। हम अब वोटों पे इनको डाका नहीं मारने देंगे, ये हर चीज की लिमिट होती है। बात करके मैं आ रहा हूँ, अब हम यही बात आपसे करते हैं। तारर को गिरफ्तार किया गया, हमारे MNA MPA को कल गिरफ्तार किया गया, ये बादशाह सलामत, ये तो मकबूजा कश्मीर में भी इतनी गुंडागर्दी नहीं हो रही जितनी ये हुकूमत कर रही है। इमरान नियाजी हमारे राना साहब, आप ये फरमा रहे हैं, आप भी वही फरमा रहे हैं जो इस्माइल गुज्जर साहब कह रहे थे कि आजाद मकबूजा कश्मीर में ये कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूं मकबूजा कश्मीर में पिछले 2 साल से लॉकडाउन है। मकबूजा कश्मीर में लाखों लोगों की कुर्बानी हो गई है शहादतों की सूरत में। सर आप कह रहे हैं ये इतना जुल्म वहां नहीं हो रहा है। सर मकबूजा कश्मीर के जुल्म को तो कंपेयर ना करें, ये आप पाकिस्तान के अपने बयानिए को किधर लेकर जा रहे हैं। राना साहब आप कह रहे हैं वहां इतना जुल्म नहीं हो रहा। राना साहब वोट चोरी किए गए, आप समझदार आदमी हैं, आप मेंबर सूबाई असेंबली रहे हैं सर, वजीर रहे हैं, आप काबीना का हिस्सा रहे हैं। राना साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? जो मकबूजा कश्मीर का सौदा किया गया 721 दिन हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर पर कब्जा करवाने वाले, ट्रंप को सालसी मुकर्रर करने वाले यही लोग हैं। अब ये इससे बड़ा जुल्म और क्या करवा सकते हैं? सर ये आप मकबूजा कश्मीर से ज्यादा मजालिम की बात कर रहे हैं। इस्माइल गुज्जर साहब कहते हैं मैं वहां मदद को पुकारूंगा, तो ये क्या कोई खास चीज तैयार हो रही है कि वहां से मदद को पुकारने की बात क्यों हो रही है? मुदस्सर इकबाल साहब, सर मुदस्सर साहब, ये इस्माइल गुज्जर को लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन जब डीसी वहां पर मुस्लिम लीग नून का कैंप अखाड़ता है और वायलेशन करते हैं और वहां पर पोलिंग एजेंट को निकाल दिया जाता है, तो इस्माइल गुज्जर ने बतौर उम्मीदवार कहा कि मैं बेबस हो गया हूं। ये राना सनाउल्लाह खान साहब ने कल ही उनको वार्निंग और दे दी थी कि ये अल्फाज तुमने क्यों बोले। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये गुजरांवाला में भी हमारा मैंडेट चलाया गया। डीसी साहब के पास तो कोई इख्तियार नहीं हमारे कैंप को उखाड़ने के, आप अपने कैमरेमैन को भेज दें। सही पीटीआई का कैंप लगा हुआ, हमारा अखाड़ दिया गया। अच्छा, मैं अब नदीम साहब आपकी बात आपकी वजह से खामोश हो गई। नदीम साहब, या जो आप दावा इतना बड़ा कर रहे हैं सर, आप कश्मीर इलेक्शन के बाद सियालकोट का 10,000 की लीड, सर सूबाई असम्बली के हल्के में 10,000 की लीड बहुत बड़ा है, और जहां पर मुस्लिम नून दावा कर रही है कि वो तो हल्का ही उनका है, इंतखाब वहां पर वोट बैंक ही उनका है, तो ये कैसे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं सर? मुदस्सिर, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे किसी बाप दादा से विरासत में पॉलिटिक्स नहीं मिली। मैंने खुद मेहनत की है, गलियों कूचों में घूमा हूँ। ये कश्मीर के इलेक्शन में भी LA 42 वैली 3 का जो मुहाजिरीन का पंजाब का हल्का था, वो मोस्टली मेरे सूबाई हल्का मुल्तान में सिटी में PP216 का हिस्सा था। मैं इनसे खुद मिला हूँ, मैं लोगों में चेंज देख रहा हूँ। लोग अब इनकी बातों से इनका मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए, एक लम्हे में राना अरशद जैसा एक संजीदा कानून का तालिब इल्म, इनके नाम के साथ लिखा हुआ राना अरशद एडवोकेट, ये क्या फरमा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी हालात यहाँ से बेहतर है। मतलब ये ज़हनी ऐसी हालत में आ गए हैं, हमें तो बर्तास आता है। ये मकाफात अमले या अपने गुनाहों का शिकार खुद हो गए हैं, जो एक लम्हे में पाकिस्तान को छोड़कर और दुश्मनों की बात करते हैं। इन्हीं के बारे में शायर ने कहा था कि तोहमत लगा के अपनों पे जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखद फरोश को मर जाना चाहिए। इनकी हरकतें दिखाएंगी आपको। मैं अपना तस्या बता रहा हूँ,
अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ, अपनी मालूमात बता रहा हूँ। इनको सियालकोट में इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है। आपने जिस रोज प्रोग्राम को मुझे बुलाइएगा, मुझे 100% उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये 10,000 से ज्यादा के मार्जिन से हारेंगे। लोगों को पता चल गया कि ये जो इनको जो लीड कर रही है ना खातून मरियम नवाज, वो शर्त लगा लें इकबाल साहब, ये तय कर लें, शर्त लगा लेते हैं सर। राणा साहब आपकी ड्यूटी ना लगी अगर उस हल्के में तो आप भी आ जाएं। 15,000 की शिकस्त से हारेंगे। अच्छा 15 से 20,000 की शिकस्त आप कह रहे हैं हारेंगे, वो कह रहे हैं 10,000 से जीतेंगे। राणा साहब आपकी ड्यूटी राणा सनाउल्लाह साहब ने ना लगाई तो आप हमारे प्रोग्राम में होंगे। नदीम कुरैशी साहब तो मुल्तान में लाहौर में हो तो वो तो होंगे। राणा साहब आप भी हों उस दिन इलेक्शन में जरूर आप, मेरा ख्याल है कि मैं उस दिन आपके साथ होगा। सही हो गया। मैं गुजरा, लेकिन सर वो सियालकोट में भी होगा तो आपके साथ होगा। 15 से 20,000 वोटों से इंशाल्लाह हमारा वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर तारक वरियो जो है वो जीतेगा। नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन ग्रास रूट पर अवाम इनको वोट क्यों दे? आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, मेडिसिन महंगी, बिजली महंगी, हर चीज तो महंगी और कोई सस्ती हो गई है तो मौत और तज़हीक सस्ती हुई है इस दौर में, और कुछ नहीं सस्ता हुआ। इसलिए अवाम इनको वोट नहीं देंगे, घबरा गए हैं। वो ताहर कुरैशी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका करीबी अजीज हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, वहां पर करोड़ों रुपए हुकूमत के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे शहद वाला मिनिस्टर पैसे कश्मीर में तकसीम करता था और इमरान खान बतौर वजीर आजम कश्मीर में जाकर वहां पर जो अरबों रुपए लिटाए गए। इससे अच्छा राणा साहब मैं क्विकली, मुझे ब्रेक किधर जाना, राणा साहब मैं क्विकली ये जानूंगा, आजाद कश्मीर के इलेक्शन को तस्लीम नहीं करी आपकी लीडरशिप, तो कोई धरना, कोई एहतजाज, कोई जाके पटिशन कुछ करने का, या सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये आप सिर्फ इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे? सर प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? मुदस्सर साहब बिल्कुल मीटिंग मियां नवाशी साहब ले रहे हैं, हमारी CWC फैसला करेगी। दरखास्तें तो हम कल दे रहे थे, यकीन करें हमसे दरखास्तें नहीं ली जा रही थी। गुजरांवाले हमने दी, सियालकोट हमने दी, नारोवल हमने दी। इलेक्शन कमीशन कहता सर अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन जो नताइज को तस्लीम नहीं कर रही है, यहाँ हो रही है, अगले आने वाले वक्त में इसको किस तरह से चैलेंज करती है, क्योंकि डस्का के इलेक्शन में चैलेंज किया गया जो है वो कबूल कर लिया गया। अब अगले आने वाले वक्त में क्या होगा? राणा साहब वक्त की कमी हो रही है, मैं किया गया, हम इसे तस्लीम नहीं कर सही, वक्त की कमी हो रही है। राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर इलेक्शन के बाद अब जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो क्या सूरत हाल बनती है वो भी अगले आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बड़ी एक अहम मौजू के हवाले से बात करने जा रहे हैं। वो है इस वक्त कोविड की सूरत हाल सूबा सिंध में और सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में। इस वक्त जो डेल्टा केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, लॉकडाउन कर दिया गया है। अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं, 6 बजे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां रहेंगी और उसके बाद तमाम तर चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये क्या यही था हल कि इस तरह से दोबारा से लॉकडाउन कर दिया जाए, शहर को फिर से बंदिश का सामना हो, या जो ये 12 घंटे खोला गया इसको भी मजीद बंद करना होगा ताकि ये शहर महफूज हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बात सारी ये है कि देखें इस चीज़ की का शक जो है या इस चीज़ के लिए हम परेशान थे कि ये नौबत गवर्नमेंट को ये इक़दाम उठाना पड़ेगा, और जिसका हमें अफसोस है कि जाहिर है सब चीज़ें खुल जाती हैं तो बड़ा नॉर्मल सा होता है सब बात, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब चीज़ें जब नॉर्मल हो जाती हैं तो करना ये चाहिए कि आपको SOPs को फॉलो करते रहना चाहिए ताकि वो सिलसिला नॉर्मलाइज ही चलता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा, आपके नाजरीन ने भी देखा कि कहीं पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया गया। जिस दिन से सब चीज़ें खोल दी गई हैं, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह पे हम देख रहे थे कि लोग बिल्कुल इस तरह से सारा एक्टिविटी हो रही थी जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा मजबूरन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो नहीं किया कंप्लीट, लेकिन रश वाली जगहें थी
उनको उन्होंने ज़रूर बंद की है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये कंट्रोल हो जाए तो तमाम चीज़ें दोबारा खुलनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ करना यही होगा कि नंबर ऑफ केसेस को बढ़ाना नहीं होगा, नंबर ऑफ केसेस को कम करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को फौरी तौर पे वैक्सीन लगाना होगा, लोगों को मास्क और आपस में जो बैठें मिलें तो फासले के साथ मिलें। तो ये दो चार चीजें डॉक्टर साहब, आपने पड़ेगी, वैक्सीन की बात की है, ये एनसीओसी की भी रिपोर्ट थी, उस दिन वज़ीर आला सिंध भी बात कर रहे थे कि जो लोग अब कोविड पॉजिटिव होकर आए हैं उसमें करीबन को 90% तो वो लोग हैं जिन्होंने दोनों खुराकें नहीं लगवाई थी अपनी, यानी कि वैक्सीनेशन नहीं करवाई, वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो ये अब कुछ जिम्मेदारी बैसियत शहरी भी है कि करवाया जाए। अब थोड़ा सा धमकी हुकूमत लगा रही है कि जी सिम्स बंद कर दें, फ़लाँ चीज़ें बंद कर दें, तो उसके बाद लोग आज बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा था। तो ये वैक्सीनेशन आप समझते हैं वो ना होने की बुनियादी वजह भी है कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली अगर लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो जो लोग वैक्सीनेट हुए हुए हैं उनको भी खतरा है उन लोगों से कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं है। और ये बहुत ही मुझे बहुत अजीब सी बात लगती है कि मेरी वजह से किसी इंसान की का इंतकाल हो जाए या उनकी मौत हो जाए, मेरी वजह से कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाया और मैं कोविड में कैरियर लेके घूम रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कोरोना का वायरस लेके घूम रहा हूँ और सबको लगा रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये है मुदस्सिर कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने भी केसेस हैं इस वक्त कराची में जो डिटेक्ट हुए हैं और बल्कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो सारे के सारे 100% जो है वो डेल्टा वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है, रादर आई कैन से वो इंडियन वेरिएंट है। और इंडियन वेरिएंट मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ लोगों को ये कहूंगा कि सब लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे उसके फुटेजेस देखी होंगी कि वहां क्या क़यामत मची थी 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। तो अल्लाह ना मेरे ख्याल जिम्मेदारी का मुजाहरा वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक फैक्टर डॉक्टर साहब बड़ा अहम है, वो इसमें ये है कि जब ये सेक्टर इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो एक बड़ा शदीद किस्म का मौसम आता है। अगर इसको देखना चाहिए, मैं डॉक्टर साहब असद हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। असद हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोग इस फैसले को अब तस्लीम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो आज से रेस्टोरेंट्स बंद करने का, शादी हॉल्स भी, डिफरेंट चीज़ें जो बंद हो रही हैं, आपका सेक्टर भी पहले शदीद बंद रहा, फिर थोड़ा बहुत खुलने की इजाज़त हुई कि आउटडोर, फिर उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया है। अब क्या लाया अमल है आप लोगों का? असद हनीफ साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा मुदस्सिर भाई, बात यह है कि सारी चीज़ें, सारी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से और दूसरे तमाम जितने इदारे उनकी तरफ से। हमारा कहना सिर्फ ये है कि हमारी बात को सुना जाए। मसला ये है कि हम बंद करके क्या कर लेंगे? क्या हमारी वजह से कोरोना बढ़ रहा है? क्या हम कोरोना का बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं? इस चीज़ को देखा जाए। सबसे पहली बात यह है कि आज सुबह में ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस वक्त एनसीओसी मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ से वो जहाज़ में से तस्वीर बना के उन्होंने भेजी, तो उन्होंने बोला देखिए जी क्या हाल है, एयरपोर्ट पे क्या हाल है, दूसरी जगहों पे क्या हाल है। क्या इस चीज़ का मसला ये है, इस हमसे ऐसी क्या गलती हुई हुई है या हमने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह से काम किया जा रहा है कि हमारे कारोबार को बंद कर दिया जा रहा है? आप यकीन करें, हम वो लोग हैं कि हम हर एक गरीब से गरीब आदमी, एक जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, हम उसको भी नौकरी दे रहे हैं। बात ये कि हम कोरोना से, सही है कोरोना है, ऐसा नहीं है, नहीं है, हमें एसओपीज दी जाए। देखिए दूसरों को एसओपीज दी गई है ना, जब फ्लाइट खुल सकती है, जब बसेस के अंदर आप हाल जाके देख लें, आप शॉपिंग सेंटर्स में हाल जाके देख लें, आप मॉल्स में हाल जाके देख लें, आप नादरा के ऑफिस चले जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ आप जाके तो देखें मुदस्सिर भाई, आप दूसरे किसी मार्केट में जाके देखें, आप देखिए वहां से जब हम तो पूरे साल एसओपीज में, एसओपीज तो असल में नाम ही हमारा है, एसओपीज तो नाम ही हमने दिया हुआ है। हम तो जब से हमने रेस्टोरेंट, लेकिन असद साहब ये अब जो कहा गया कि जी रेस्टोरेंट्स खुले हैं उसकी वजह से हुआ, शादी हॉल्स खुले उसकी वजह से हुआ, तफरीही मकामात और स्कूल्स खुले उसकी वजह से ये रेशो बढ़ी है, मार्केट खुली थी नहीं बढ़ रहा था, बाकी चीज़ें दफातर खुले थे रेशो नहीं बढ़ रहा था, तो जिम्मेदार आपके और आपसे रिलेटेड जो 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दे रहे हैं।
अरे भाईजान 20 दिन तो 15-20 दिन तो हुए अभी हमारी काम को खुले हुए, उसमें भी अभी पूरे तरीके से काम हमारा नहीं खुला है। आप इस चीज को देखें, अभी तो 15-20 दिन में हमारा काम सही तरीके से खुला भी नहीं है। कितने रेस्टोरेंट है जो अभी तैयारियां कर रहे हैं खुलने की, अभी ओपन नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारी वजह से कोई नहीं बढ़ा ये कोरोना बढ़ने की असल वजह जो है ना, आप जाके देखिए मंडी में चले जाए, हाँ गाय मंडी खुली, हाँ जी वो सब्जी मंडी खुली हुई है, दूसरी चीजें खुली हुई है। बात ये कि बंद करना मसले का हल नहीं है, मसले का हल है एसओपीस दी जाए। आपने कहा वैक्सीन करवा लो, हमने सबको वैक्सीन करा दी। भाई वैक्सीन के बाद तो स्प्रेड हो ही नहीं सकता, या हो सकता है, और अगर स्प्रेड होता है वैक्सीन के बाद तो वैक्सीन क्यों कराए? बात यह है कि हमें पता है कि वैक्सीन कराने के बाद ये कोरोना स्प्रेड नहीं हो सकता। जो हमारे पास पहले डीसी सेंट्रल थे एमबी दारेजो साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने एक दिन बताया, हमने उनको बोला जी हमें बताया क्या हो सकता है, उन्होंने बोला आप वैक्सीन कराएं। हमने बोला जी वैक्सीन कराते, सारे कराची के रेस्टोरेंटों को गिन के वैक्सीन करा रहे थे और करा रहे हैं अभी भी। हर रेस्टोरेंट वाले ने वैक्सीन कराई। या तो वैक्सीन इसका हल नहीं है, और हल है तो भाई कोई ना कोई एसओपी बना के हमें काम खोलने की इजाजत दे दो। अब मर जाएंगे हम वैसे यार। अहम पॉइंट ये है कि एसओपी इसके साथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आप बैसियत एक माहिर चीज़ों को देख रहे हैं। अब फ्लाइट्स में हमारा भी ट्रैवल हुआ, अब 3 सीट्स पर चल रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पर जो सूरत हाल है वो भी सामने है, मार्केट्स में, मॉल्स में वो भी मामलात आप देख रहे हैं। इवन नादरा का ऑफिस आपके भी हॉस्पिटल का हमारे भी रास्ते में, वहाँ भी ये सूरत हाल है। तो ये एसओपीज़ एक बनाकर बाकी इदारे भी आपका समझ खोले जाने चाहिए। शादी हॉल्स हैं वो बंद पड़े हैं सबसे ज़्यादा, रेस्टोरेंट्स वो सबसे ज़्यादा बंद हैं, अब दोबारा से फिर वो बंद कर दिए गए हैं। तो एसओपीज़ के साथ हम देख रहे हैं कि यूरोप में एक तो तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप भी हो रहा था, वो भी यूरो कप भी वो चल रहा था, अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही थी। तो यहाँ तरीक़ाकार क्या बनाना चाहिए कि चीज़ें खुली भी रहें और महफूज भी रहें? देखिए मुदस्सिर, बात सारी ये है कि मैं असद साहब की एक बात को, ताकि ये लोगों में ये बात ना जाए, इन्होंने बड़ी एक बात की है जो कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में और मजीद बढ़ेगा। लोग वैसे ही कंफ्यूजन है। इन्होंने एक जुमला कहा है कि जी अगर वैक्सीन लगा लें, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वैक्सीन लगाई है। जहां तक मेरी मालूमात है कि पूरे इनके रेस्टोरेंट के जितने भी लोग इनके मेंबर हैं पूरों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाया है। ये बात दुरुस्त है कि लगा रहे हैं, जो लोग रह गए हैं वो लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी एसोसिएशन को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये कहना कि जी हम वैक्सीन लगा लें तो फिर क्यों कोरोना हो रहा है, बात सारी ये है असद साहब, मैं सिर्फ आपके तवज्जो से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो तो सेफ हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, या वो शख्स कहीं जा रहा है शादी हॉल में या नादरा के दफ्तर में या कहीं पर भी जा रहा है, वो उसको वो लगा सकता है, वो शख्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है। अभी कराची के अंदर 85 से 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटलाइज हुए हुए हैं। 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है। लेकिन ये जहन में रखें कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सिविरिटी वो कम होती है। हमारा पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी अगर तमाम आपके लोग लगा लेंगे, उतनी जल्दी तमाम कारोबार, तमाम रूटीन की चीजें सब कुछ नॉर्मलाइज हो सकती है। पहले वैक्सीन लगा लें और दूसरा एसओपीज पे अमल दरामद करें। देखिए आप कह रहे हैं, मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूं, आप यकीन करें वहां पे ना आपके रेस्टोरेंट के अंदर कोई लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे थे और ना ही बाहर जो बैठा के खिलाया जा रहा था। कुछ रेस्टोरेंट बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल नो डाउट इसमें एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ऐसा भी था कि बहुत से रेस्टोरेंट में नहीं था, उसकी फुटेजेस टेलीविजन वालों ने भी दिखाई। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ शादी हॉल नहीं, नादरा में भी अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो उसको बंद इसलिए नहीं कर सकते कि लोगों की जरूरियात होती हैं, लेकिन सख्त एसओपीज के साथ अमल दरामद होना चाहिए, फासला रखना चाहिए। और शादी या रेस्टोरेंट का देखें इसलिए कहा जाता है कि लोग घर पे एहतियात कर सकते हैं। इस वक्त अभी आप देखें कि ये जो एनसीओसी ने जो हमें जो दी है रिपोर्ट कि तकरीबन 4000 के करीब रजिस्टर्ड लोग हैं, 3700 समथिंग, तो ये रजिस्टर्ड केसेस हैं। लेकिन अगर आप नॉन रजिस्टर्ड लोगों को देखें, जो बहुत से लोग बताते नहीं हैं, जो बहुत से लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सोचें कि केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, मैं आखिर में एक चीज जी मैं असद हनीफ साहब से, असद हनीफ साहब आपकी मीटिंग भी वहां हो रही है,
जो आप बता रहे हैं NCOC में, लेकिन कोई हल की जानिब आप देख रहे हैं कि कोई सिंध हुकूमत आपके साथ कोई बातचीत करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और आपका कारोबार खोला जा सके? कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है या फिर सिर्फ है कि मजबूर हैं आप बंद करके बैठेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला हमारी बातचीत चल रही है और सिंध हुकूमत से भी चल रही है, इस्लामाबाद में NCOC से भी चल रही है और कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा हमारे लिए कोई पॉजिटिव वे में जवाब आएगा। बात यह है कि हमें एहसास है कोरोना है, ऐसा नहीं एहसास नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें भी एहसास है कि भाई कोरोना है, बिल्कुल 100% है, मगर अब इसके साथ जीना है ना, इसके साथ जीना है, अब इसी के साथ रहना है, ये खत्म नहीं होगा। तो अगर ये खत्म नहीं होगा तो क्या हम अपने आप को मार लेंगे? मेरे ख्याल में सही। आप मुझे हाँ, इसमें हमारे पास जो असद भाई सिर्फ हमारे पास दो चॉइस है। या तो ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा काम होना चाहिए कि वबा से भी आप महफूज रहें और हमारी मईशत भी खराब ना हो। तो मेरे ख्याल में दो चीजें हमें सोचना पड़ेगा, दो में से एक चीज, या तो हम कारोबार करें और फुल SOPs को फॉलो करते हुए करें, या फिर ये कि सब कुछ खोल दिया जाए, जो बचा वो सिकंदर। नहीं सर, ये दूसरी वाली ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, पहली वाली ही ऑप्शन होनी चाहिए कि हम SOPs के साथ कारोबार करें। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं हमने भी देखा वो बड़ा अच्छा स्ट्रिक्टली वो SOPs पे अमल कर रहे थे। फैमिली है वो उसके दूर दूर टेबल्स ये वो चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ एंट्रेंस से लेके आगे तक SOPs नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। दोनों तरह के हर कारोबार के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब आपका, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।